आज हम स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल। 2 दिन वीडियो नहीं आ पाई थी, कल संडे था तो मेरा थोड़ा टेस्ट वगैरह था तो उसमें मैं बिजी हो गई थी। ठीक है, पढ़ते हैं कार्डियक साइकिल आज। हाउ डज द हार्ट फंक्शन? लेट अस टेक लुक। हार्ट फंक्शन कैसे करता है उसको देखते हैं। To begin with, all the 4 chambers of heart are in relaxed state. इसकी शुरुआत होती है जब चारों चैम्बर जो हार्ट के हैं, दोनों एट्रिया दोनों वेंट्रिकल, और रिलैक्स स्टेट में होते हैं। दे आर इन जॉइंट डायस्टोल, उसको हम जॉइंट डायस्टोल कहते हैं। जब चारों चैम्बर रिलैक्स स्टेट में होते हैं उस कंडीशन को हम जॉइंट डायस्टोल कहते हैं। एज द ट्राइकैस्पिड बाइकैस्पिड ऑल वाल्व आर ओपन, ब्लड फ्रॉम द pulmonary vein and vena cava flow into the left and right ventricle respectively। कह रहा है जॉइंट डायस्टोल में पहले तो चारों चैम्बर रिलैक्स्ड होते हैं और जो ट्राइकैस्पिड बाइकैस्पिड वाल्व होता है वो ओपन होता है, और जो पल्मोनरी वेन है उसका ब्लड लेफ्ट एट्रिया में, और जो वेना केवा है उसका ब्लड राइट एट्रिया में। ठीक है, जो पल्मोनरी वेन है और लेफ्ट एट्रिया और जो वेना केवा है वो राइट एट्रिया में ओपन करता है। ठीक है, एट्रिया से होते हुए फिर वेंट्रिकल में ओपन करेगा। ठीक है, अब जैसे जॉइंट डायस्टोल में कह रहा है ट्राइकैस्पिड बाइकैस्पिड वाल्व ओपन रहेंगे। ठीक, जब ट्राइकैस्पिड बाइकैस्पिड वाल्व ओपन है तो पल्मोनरी वेन से जो ब्लड आया लेफ्ट एट्रिया में, वो लेफ्ट एट्रिया से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और जो वेना केवा से ब्लड आया राइट एट्रिया में, वो राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, क्योंकि वॉल्व ओपन है तो ब्लड ऐसे भरता जाएगा जॉइंट डायस्टोल में वेंट्रिकल में। ठीक है, एट्रिया के थ्रू आएगा, वेंट्रिकल में भरता जाएगा। फिर कह रहा है दी सेमी लूनर वाल्व आर क्लोज्ड। जॉइंट डायस्टोल की कंडीशन में ये भी बता रहा है कि ट्राइकैस्पिड बाइकैस्पिड ओपन रहेंगे और जो सेमी लूनर वाल्व रहता है वो क्लोज रहता है। ठीक है, इतना जॉइंट डायस्टोल की कंडीशन है। फिर से समझो, जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है, चारों चैम्बर रिलैक्स्ड स्टेट में होते हैं। ठीक है, और ट्राइकैस्पिड बाइकैस्पिड वाल्व ओपन रहता है, सेमी लूनर क्लोज रहता है, और पल्मोनरी वेन से ब्लड लेफ्ट एट्रिया के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में भरता रहे, और जो वेना केवा से ब्लड है वो राइट एट्रिया के थ्रू राइट वेंट्रिकल में भरता है। ठीक, इतनी कंडीशन है जॉइंट डायस्टोल की। अब हम पढ़ते हैं द एसे नोड नाउ जनरेट द एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट द बोथ एट्रिया टू अंडरगो द साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन। कह रहा है कि अब क्या होगा, जो एसे नोड है एट्रिया में हमने पढ़ा था ना, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया में एसे नोड पाया जाता है, तो जो एसे नोड है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। ठीक है, जिससे दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। एसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया जिससे दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ दोनों में, जिसको एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल से यहाँ बोला गया है। तो ये कह रहा है कि जब एसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा तो दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जिसको एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं। दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल बाई अबाउट 30%। जब एट्रियल सिस्टोल होगा, पहले नॉर्मल जो ब्लड आ रहा था जॉइंट डायस्टोल में वो तो आएगा ही, लेकिन जब अगर एट्रियल सिस्टोल करेगा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो जो ब्लड का फ्लो है एट्रिया से वेंट्रिकल में 30% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, द एक्शन पोटेंशियल इज conducted to the ventricular side by the AV node and AV bundle, from where the bundle of is transmitted it through the entire ventricular musculature। अब कह रहा है जो एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट होगा वेंट्रिकुलर साइड, अब जो एक्शन पोटेंशियल एट्रिया में हुआ उससे एट्रिया सिस्टोल हुआ। अब कह रहा है वही एक्शन पोटेंशियल वेंट्रिकल साइड कैसे जाएगा, पहले एवी नोड से एवी बंडल जाएगा, फिर एवी बंडल से बंडल ऑफ हिज जाएगा। ठीक है, ऐसे नोड में तो जनरेट हुआ तो वो तो एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करवाया, फिर
वहाँ से AV नोड में एक्शन पोटेंशियल जाएगा, फिर AV नोड से AV बंडल में जाएगा, AV बंडल के थ्रू फिर बंडल ऑफ हिज में जाएगा एक्शन पोटेंशियल। सॉरी कह रहा है AV नोड से AV बंडल में जाएगा, AV बंडल से बंडल ऑफ हिज में जाएगा, बंडल ऑफ हिज के थ्रू पूरे इंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में एक्शन पोटेंशियल पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, दिस कॉजेज द वेंट्रिकुलर मसल टू कॉन्ट्रैक्ट। जब वेंट्रिकल के पूरे मसल में एक्शन पोटेंशियल पहुंच गया तो अब ये वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, जिसे हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलेंगे। द एट्रिया अंडरगोज रिलैक्सेशन एंड डायस्टोल। जब वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा, ठीक है, तो जो एट्रिया है वो रिलैक्स स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, जब वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा तो एट्रिया रिलैक्स स्टेट में चला जाएगा, कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। कह रहा है कि मतलब जो एट्रियल डायस्टोल है वो वेंट्रिकल सिस्टोल के कोइंसाइड करता है। मतलब जैसे ही एट्रिया हमारा कॉन्ट्रैक्ट किया जैसे हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया उसी के साथ ही एट्रिया डायस्टोल करेगा, मतलब रिलैक्स करेगा। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा उसके साथ ही एट्रियल डायस्टोल होगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रिकल प्रेशर कॉजिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकैस्पिड एंड बाइकैस्पिड वॉल्व। कह रहा है जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जाहिर सी बात है वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ेगा। उससे क्या होगा, जो वेंट्रिकल का ब्लड है जब प्रेशर बढ़ेगा तो बैक फ्लो करेगा। जैसे ट्राइकैस्पिड बाइकैस्पिड वॉल्व अगर ओपन रहेंगे तो वो तो कोशिश करेगा ना कि एकदम प्रेशर बढ़ गया वेंट्रिकल में, कोशिश करेगा कि एट्रिया में चले जाए ब्लड। तो उसको रोकने के लिए जो ट्राइकैस्पिड बाइकैस्पिड वॉल्व होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। ठीक, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब होता है तो वेंट्रिकुलर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे ट्राइकैस्पिड बाइकैस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाते हैं ताकि बैक फ्लो ब्लड का एट्रिया में ना हो। ठीक है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकने के लिए जो ट्राइकैस्पिड बाइकैस्पिड वॉल्व होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं। अब क्या है, एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेज फर्दर द सेमीलुनर वॉल गार्डनिंग द पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड एंड एरोटा लेफ्ट साइड आर फोर्स्ड ओपन। कह रहा है जैसे वेंट्रिकल का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, बाइकैस्पिड ट्राइकैस्पिड तो क्लोज हो गई बैक फ्लो को रोकने के लिए, लेकिन जो सेमीलुनर वॉल्व है जो राइट साइड पल्मोनरी आर्टरी को गार्ड करती हैं और जो एरोटा को लेफ्ट साइड गार्ड करती हैं, जो सेमीलुनर वॉल्व है वो ओपन हो जाएगा, फोर्स्ड ओपन होगा। ठीक है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सेमीलुनर वॉल्व ओपन हो जाएगा। फिर क्या होगा, अलाउ द ब्लड इन द वेंट्रिकल टू फ्लो थ्रू दिस वेसल इनटू सर्कुलेटरी पाथवे। अब इस वेसल के थ्रू मतलब पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के थ्रू ब्लड जो सर्कुलेटरी पाथवे में फ्लो करेगा। द वेंट्रिकल नाउ रिलैक्स वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल कॉजिंग द क्लोजर ऑफ सेमीलुनर वॉल्व। कह रहा अब फिर क्या होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा, मतलब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा। फिर जैसे वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा। जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो जाएगा, उससे क्या होगा, सेमीलुनर वॉल्व क्लोज हो जाएंगी, क्योंकि जो पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा में जो ब्लड होगा वो भी जब वो फॉल करेगा वेंट्रिकल का प्रेशर तो भी बैक फ्लो जाना चाहेगा, तो उसको रोकने के लिए जो है सेमीलुनर वॉल्व क्लोज हो जाएगा। ठीक है, एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन फर्दर, जिससे जो है वेंट्रिकल का प्रेशर फिर से गिर जाएगा। एज द ट्राइकैस्पिड बाइकैस्पिड ऑल आर पुश्ड ओपन, जिससे ट्राइकैस्पिड बाइकैस्पिड और वॉल्व फिर से ओपन हो जाएंगे बाय द प्रेशर ऑफ एट्रिया एग्जर्टेड बाय द ब्लड, जिससे फिर से मतलब वही जैसे यहाँ वेंट्रिकल रिलैक्स किया। ठीक है, इतना सारा कंडीशन एक कार्डियक साइकिल का हो गया। अब फिर से क्या होगा, फिर से दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, प्रेशर बढ़ेगा, ट्राइकैस्पिड बाइकैस्पिड वॉल्व ओपन होगा। ठीक है, ब्लड बिगिंस टू इम्पटीड इनटू द वेन देम बाय द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव फ्रीली टू वेंट्रिकल। मतलब फिर से जो जॉइंट डायस्टोल की कंडीशन थी ये सब फिर से होने लगेगी। एक जब यहाँ तक जो वेंट्रिकल रिलैक्स किया यहाँ तक एक कार्डियक साइकिल का एक स्ट्रोक हो गया है।
तो फिर से क्या करेगा, फिर से जॉइंट डायस्टोल होगा, रिलैक्स करेगा चारों चैम्बर, फिर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर एट्रिया जैसे कॉन्ट्रैक्ट की, फिर वाइक एसिड ट्राइक एसिड ओपन हो जाएंगे, फिर जो 30% ब्लड है वो बढ़ जाएगा, ब्लड का फ्लो वेंट्रिकल में। फिर क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल वेंट्रिकल की साइड फिर बढ़ेगा, एवी नोड से एवी बंडल से बंडल ऑफ हिच, जिससे एक्शन पोटेंशियल पूरे वेंट्रिकल साइड पहुंच जाएगा, जिससे फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर वाइक एसिड ट्राइक एसिड वॉल्व क्लोज हो जाएंगी और सेमीलूनर वॉल ओपन हो जाएगा। फिर सेमीलूनर वॉल के थ्रू ये सारा जो ब्लड है सर्कुलेटरी पाथवे में जाएगा। फिर जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा, जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगी तो इसका वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जो सेमीलूनर वाल्व हैं वो क्लोज हो जाएंगी। ठीक, यही इतनी कंडीशन है एक कार्डियक साइकिल की। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं हम। दिस sequential event in the heart which is cyclically repeated कॉल्ड कार्डियक साइकिल। कह रहा है ये जो सिक्वेंशियल इवेंट है हार्ट का, ये एक साइकिल में रिपीट होता रहता है, जिसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। एंड इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल, और ये सिस्टोल और डायस्टोल से मिलके बना होता है। बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल, ये दोनों एट्रिया वेंट्रिकल के सिस्टोल और डायस्टोल से मिलके बना होता है। एज मेंशन अर्लियर दी हार्ट बीट 72 टाइम पर मिनट। कह रहा हमने पहले ही देखा है कि हार्ट बीट जो है 72 टाइम पर मिनट होता है। दी मेनी कार्डियक साइकिल आर परफॉर्म पर मिनट, इसीलिए कार्डियक साइकिल भी 1 मिनट में ही परफॉर्म होती है, मतलब पर मिनट कार्डियक साइकिल हम देखते हैं। फ्रॉम दिस इट कुड बी डिड्यूस दैट ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड होती है। 0.8 सेकेंड में एक कार्डियक साइकिल चलती है। 0.8 सेकेंड में दोनों जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये सारा चारों जो घटनाएं हैं ये 0.8 सेकेंड में हो जाती हैं। ड्यूरिंग दी कार्डियक साइकिल के दौरान ईच वेंट्रिकल पम्प्ड आउट अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ब्लड विच इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। कह रहा है जब कार्डियक साइकिल के दौरान जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है तो 70 ml ब्लड ईच वेंट्रिकल, हर वेंट्रिकल से 70 ml ब्लड पंप करता है, हर वेंट्रिकल 70 ml ब्लड पंप करता है, जिसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड विद हार्ट रेट, जो स्ट्रोक वॉल्यूम है उसको हार्ट रेट से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे हार्ट रेट 72 हमने नॉर्मल पढ़ा है ना, तो जब स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो कार्डियक आउटपुट हमको मिल जाता है। हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम 72 इंटू 70 हो गया स्ट्रोक वॉल्यूम, 72 हो गया हार्ट रेट। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कार्डियक आउटपुट मिल जाएगा लगभग वही 5000 लीटर, सॉरी 5000 ml, यही मिलेगा। वेंट्रिकल पर मिनट एवरेज 5000 ml से 5 लीटर इन हेल्दी इंडिविजुअल। अब वही कह रहा कार्डियक आउटपुट लगभग यही इतना होता है, 1 मिनट में वेंट्रिकल इतनी ब्लड पंप कर देता है 5 लीटर तक हेल्दी इंडिविजुअल में। द बॉडी हैज़ एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज हार्ट रेट, बॉडी के अंदर क्षमता पाई जाती है स्ट्रोक वॉल्यूम या हार्ट रेट को चेंज कर सके, जिससे कार्डियक आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। हमारी बॉडी में इतनी क्षमता, इतनी एबिलिटी पाई जाती है कि स्ट्रोक वॉल्यूम या हार्ट रेट को चेंज कर सके। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम या हार्ट रेट इसमें से कुछ भी चेंज होगा तो जाहिर सी बात है कार्डियक आउटपुट चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर देन दैट ऑफ द ऑर्डिनरी मैन, जो कार्डियक आउटपुट होता है एक एथलीट का वो बहुत ज़्यादा होता है एक ऑर्डिनरी मैन से। ठीक है। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल टू प्रोमिनेंट साउंड आर प्रोड्यूस विच कैन ईजिली हेयर्ड थ्रू द स्टेथोस्कोप। कह रहा है जब कार्डियक साइकिल होता है तो उसके टाइम पे 2 हर्ट साउंड हमको सुनाई देती हैं, जिसको हम ईजिली स्टेथोस्कोप के द्वारा सुन सकते हैं। फर्स्ट हर्ट साउंड लब होता है जो क्लोजर ऑफ ट्राइकैस्पिड बाइकैस्पिड वाल्व से निकलता है। ठीक है। पहली बात तो सोचो 2 हर्ट साउंड है,
समझ लो इस चीज़ को कि 2 हर्ट साउंड है, लब और डब। दोनों हर्ट साउंड जो है ये वाल के क्लोजर से ही आती हैं, ओपनिंग से कोई हर्ट साउंड नहीं आता, तो क्लोजर से ही आता है। एक चीज़ पहले फिक्स रखो। अब सुनो कि जो पहला हर्ट साउंड है लब, वो क्लोजर होता है ट्राइकैस्पिड बाइकैस्पिड वाल्व के टाइम पे आता है। जब ट्राइकैस्पिड बाइकैस्पिड वाल्व क्लोज होती हैं तो लब साउंड आता है, ठीक। अब फिर क्या है, जो सेकंड हर्ट साउंड है वो डब है। जब सेमी लूनर वाल्व क्लोज करती हैं तो डब साउंड आता है। फर्स्ट साउंड आएगा जब ट्राइकैस्पिड बाइकैस्पिड क्लोज करती हैं तो लब आता है, और जब सेमी लूनर वाल्व क्लोज करता है तो डब आता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी को हम पढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट है भी, ईजी भी है। यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद द सीन्स फ्रॉम ए टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन। सो कह रहा है कि आपने किसी हॉस्पिटल टेलीविजन शो वगैरह में देखा होगा कि ए पेशेंट हुक्ड अप टू द ए मॉनिटरिंग मशीन दैट सो वोल्टेज ट्रेस दिस स्क्रीन एंड सुन। आपने देखा होगा एक पेशेंट है जिसको एक मशीन के द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है, वोल्टेज ट्रेसर लगा करके, और उसको स्क्रीन पे दिखाया जाता है, और एक साउंड प्रोड्यूस होता है, पिप 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 पी करके फिर आता है। दिस पेशेंट गोज इनटू कार्डियक अरेस्ट। ऐसे ये पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है। जैसे पहले जब हार्ट चलता रहता है तो पी 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 करके साउंड आता है ना, मशीन पे आप देखते होगे टेलीविज़न वगैरह में। लेकिन जब आदमी को कार्डियक अरेस्ट आएगा, पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आएगा, तो डायरेक्ट वो जो लाइन होती है वो एकदम सीधी हो जाती है और पी करके साउंड आता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मशीन को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये 2 पॉइंट है, कन्फ्यूजन बहुत होता है। जो मशीन होता है उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। जो मशीन होता है उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जो पेपर जो हमको एक मिलता है जिसपे ईसीजी का ऐसे ऐसे वो हार्ट का वो बना नहीं होता, लाइनिंग वेव वगैरह बनी होती है, उस पेपर का जो नाम है, प्रिंट आउट का जो नाम होता है, उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। लेकिन जो मशीन होता है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, तो इसका ध्यान रखना। मशीन का नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल। कह रहा है वही जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है हार्ट का, जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है कार्डियक साइकिल के दौरान, उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, ठीक है। अब कह रहा है टू ऑब्टेन स्टैंडर्ड ईसीजी। स्टैंडर्ड ईसीजी ऑब्टेन करने के लिए हमको क्या करना होता है? स्टैंडर्ड ईसीजी ऑब्टेन करने के लिए ए पेशेंट इज कनेक्टेड बाय द मशीन विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड टू ईच रिस्ट एंड लेफ्ट एंकल। एक जो पेशेंट होता है उसको हम मशीन से कनेक्ट करते हैं 3 इलेक्ट्रिकल लीड के थ्रू। एक स्टैंडर्ड ईसीजी निकालने के लिए हम ऐसे करते हैं कि एक जो पेशेंट होता है उसको हम मशीन से कनेक्ट करते हैं 3 इलेक्ट्रिकल लीड के थ्रू। दो लीड जो हैं वो दोनों कलाई में लगती हैं, रिस्ट में लगती हैं, लेफ़्ट और राइट हाथ की कलाई में लगती हैं, और एक लीड जो है वो लेफ़्ट एंकल में लगता है, पैर की जो नीचे का पोर्शन होता है, एड़ी के ऊपर वाला पार्ट एंकल, वहाँ लगता है, ठीक है। एक लीड एंकल में लगता है और दो लीड एक रिस्ट, दोनों हाथ के एक रिस्ट में लगता है, ठीक है। दी कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर दी हार्ट एक्टिविटी, जो लगातार हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। फॉर ए डिटेल इवेल्युएशन ऑफ द हार्ट फंक्शन मल्टीपल लीड आर अटैच टू द चेस्ट रीजन। कह रहा है कि अगर हार्ट का हमको डिटेल इवेल्युएशन करना होगा तो हम मल्टीपल लीड को अटैच करेंगे चेस्ट रीजन में। अगर हमको हार्ट का डिटेल इवेल्युएशन लेना हुआ तो हम मल्टीपल लीड को अटैच करेंगे चेस्ट रीजन में। हेयर वी विल टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड ईसीजी। लेकिन यहाँ हम स्टैंडर्ड ईसीजी की बात कर रहे हैं, जो 3 लीड लगा के देखेंगे स्टैंडर्ड ईसीजी का। अगर पूछेगा स्टैंडर्ड ईसीजी के लिए तो हम ये 3 लीड बताएंगे, एक तो लेफ्ट एंकल में और एक दोनों रिस्ट में, ठीक है। लेकिन अगर डिटेल इवेल्युएशन की बात करेगा तो हम बताएंगे कि मल्टीपल लीड अटैच करेंगे चेस्ट रीजन में। ईच पीक ऑफ ईसीजी इज आइडेंटिफाई विद द लेटर फ्रॉम P to T दैट करस्पॉन्ड द स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। कह रहा जो हर पीक है ईसीजी में वो कुछ स्पेसिफिक लेटर के द्वारा डिनोट किया गया है, P से लेकर T तक, जो एक स्पेसिफिक
इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, हार्ट की एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे पी वेव है वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डिपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया। ठीक है, जो पी वेव है वो एट्रियल डिपोलराइजेशन या एट्रियल सिस्टोल को रिप्रेजेंट करता है पी वेव। ठीक, विच लीड टू कॉन्ट्रैक्ट द बोथ एट्रिया, जो दोनों एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को डिनोट करता है। पी वेव जो है वो दोनों एट्रिया के डिपोलराइजेशन या एट्रियल सिस्टोल को बताता है। ठीक है, अब जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ये डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल की डिपोलराइजेशन मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल को बताता है। पी वेव जो है वो डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को बताता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है ये डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को बताता है। विच इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को बताता है, मतलब जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत करता है। द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क बिगनिंग ऑफ सिस्टोल। कह रहा है जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो क्यू के बाद स्टार्ट होता है, जो मार्क करता है बिगनिंग ऑफ सिस्टोल, जो यहाँ क्यू के बाद स्टार्ट होता है, जो बिगनिंग ऑफ सिस्टोल को बताता है। द टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट। कह रहा है कि जो टी वेव है ये वेंट्रिकल के एक्साइटेड से नॉर्मल स्टेट आने को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर डायस्टोल उसको रिप्रेजेंट करता है। जब वेंट्रिकल रिलैक्स के स्टेट में आने लगती है उसको वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, द एंड ऑफ टी वेव मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल, जब जहाँ टी वेव का एंड होता है वो मार्क करता है एंड ऑफ सिस्टोल को। ठीक है, मतलब वेंट्रिकल का सिस्टोल भी ख़त्म हो जाता है जहाँ टी वेव ख़त्म होता है। ऑब्वियसली बाय द काउंटिंग ऑफ द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दैट अकर इन टाइम गिवन पीरियड। कह रहा है कि हम नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को काउंट करके हम बता सकते हैं कि हार्ट बीट इंडिविजुअल की कितनी है। सही बात है, जब जितने एक कार्डियक आउटपुट में एक बीट में एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक, तो हम नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को काउंट करके हम बता सकते हैं ना कि कितनी हार्ट बीट या कितना हार्ट रेट है इंडिविजुअल का। सिंस ईसीजी ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट इंडिविजुअल हैव रफली द सेम शेप एंड गिवन बाय कॉन्फिगरेशन। कह रहा है जो ईसीजी ऑब्टेन किया जाता है डिफरेंट इंडिविजुअल का, लगभग सबका शेप सेम ही होता है। एनी डेविएशन फ्रॉम द शेप इंडिकेट द पॉसिबल एबनॉर्मेलिटी और डिजीजेज, हेंस इट इज़ फॉर गॉडेड द क्लिनिकल सिग्निफिकेंसेस। कह रहा है कोई भी डेविएशन अगर होगा कोई भी डेविएशन अगर होगा शेप में तो वो हार्ट की पॉसिबल एबनॉर्मेलिटी या डिजीज को बताएगा, जिसका ग्रेट मतलब ईसीजी का ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में भी रोल होता है। सभी इंडिविजुअल की ईसीजी लगभग सेम होती है। कह रहा है अगर किसी उसके ईसीजी में कोई भी डेविएशन हमको दिखा किसी भी इंडिविजुअल के, तो मतलब उसके किसी हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, किसी डिजीज को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्या है, डबल सर्कुलेशन को हम पढ़ते हैं। डबल सर्कुलेशन में हम पढ़ते हैं द ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली बाय द फिक्स्ड रूट थ्रू द ब्लड वेसल द आर्टरीज एंड वेन्स। बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। जो कह रहा आर्टरी और वेन जो होती हैं 3 लेयर से बनी होती हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वेमस इंडोथीलियम इज ट्यूनिका इंटीमा इज मिडिल लेयर इज स्मूथ मसल। हर आर्टरी जो है 3 लेयर से बनी होती है। सबसे जो अंदर की लाइनिंग होती है इसको ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं, वो स्क्वेमस इंडोथीलियम की बनी होती है। इनर लाइनिंग जो है आर्टरी की उसको ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं, जो इनर लाइनिंग है आर्टरी की उसको ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं, जो स्क्वेमस इंडोथीलियम की बनी होती है। और जो मिडिल लेयर है वो उसको कहते हैं ट्यूनिका मीडिया, जो स्मूथ मसल या इलास्टिक फाइबर की बनी होती है। और जो एक्सटर्नल लाइनिंग है, एक्सटर्नल लेयर है, वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है या कोलेजन फाइबर का भी बना होता है, जिसको ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं। अब हम समझते हैं बाहर से अंदर की तरफ हम समझते हैं। जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर का बना होता है। ठीक, जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है वो सबसे बाहर की लेयर होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू या कोलेजन फाइबर का बना होता है।
जो ट्यूनिका मीडिया है, मिडिल लेयर होता है, वो स्मूथ मसल या इलास्टिक फाइबर का बना होता है, और इनर लेयर जो ट्यूनिका इंटीमा है वो स्क्वेमस एंडोथेलियम की बनी होती है। ठीक, एज मेंशन अर्लियर द ब्लड पंप बाई राइट वेंट्रिकल इंटर द पल्मोनरी आर्टरी वेयर एज लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ब्लड टू द एरोटा। कह रहा है जैसे हमने आगे पढ़ा है कि जो राइट वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, और जो लेफ्ट ब्लड पंप करता है वेंट्रिकल वो एरोटा में जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड पासेस ऑन टू लंग वेयर कह रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग में जाता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में जाता है। दीज पाथवे कॉन्स्टिट्यूट द पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये पाथवे मिलके पल्मोनरी सर्कुलेशन बनाती हैं। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर द एरोटा इज कैरीड बाय द नेटवर्क ऑफ आर्टरीज आर्टीरियल कैपिलरी टू द टिश्यूज। कह रहा है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इंटर करती हैं, इंटरिंग द एरोटा में इंटर करता है, उसके बाद फिर नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, एरोटा से फिर नेटवर्क ऑफ आर्टरीज में जाती हैं, आर्टरीज से फिर आर्टीरियोल में जाती हैं, फिर आर्टीरियोल से कैपिलरी के थ्रू वो टिश्यू में जाती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है एरोटा के थ्रू निकलती हैं, एरोटा से आर्टरीज में जाती हैं नेटवर्क का, फिर आर्टरीज से आर्टीरियोल में जाती हैं, आर्टीरियोल से कैपिलरीज में जाती हैं, कैपिलरी से थ्रू फिर वो बॉडी टिश्यू में जाती हैं। फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड बाय द सिस्टम ऑफ वेन एंड वेना केवा एंड इम्पेटेड इनटू द राइट एट्रियम। कह रहा है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वेन के द्वारा या वेना केवा के द्वारा कलेक्ट करके फिर उसको राइट एट्रियम में डाल दिया जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। दिस इज सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसको सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। अब द सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइडेड न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन एंड अदर इसेंशियल सब्सटेंसेस टू द टिश्यू एंड टेक CO2 एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस अवे फॉर एलिमिनेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, जो सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट को, ऑक्सीजन को, और जो इसेंशियल सब्सटेंस होती हैं उसको टिश्यू को देता है, और टिश्यू से जो CO2 है और हार्मफुल जो सब्सटेंस है उसको एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और अदर इसेंशियल सब्सटेंस जो है वो हम टिश्यू को ले जाके देते हैं, और टिश्यू से CO2 और हार्मफुल सब्सटेंस को एलिमिनेट करते हैं। ये यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक एंड लिवर। कह रहा है कि एक यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन पाया जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक और लीवर के बीच में, जिसको हम एक यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन पाया जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक और लीवर के बीच में, जिसको हम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जिसको हम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। दी हिपैटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लिवर। जो हिपैटिक पोर्टल वेन है वो कैरी करता है ब्लड को इंटेस्टाइन से लिवर बिफोर इट डिलीवर द सिस्टमिक सर्कुलेशन। कह रहा है जो हिपैटिक पोर्टल वेन है वो इंटेस्टाइन से लिवर की तरफ ब्लड ले जाता है बिफोर डिलीवर द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में डिलीवर करने से पहले हिपैटिक पोर्टल वेन जो है वो इंटेस्टाइन से ब्लड को लिवर में ले जाता है, उसके बाद फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में ले जाता है। ए स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम। कह रहा है एक स्पेशल कोरोनरी सिस्टम पाया जाता है ब्लड वेसल का, एक स्पेशल कोरोनरी सिस्टम पाया जाता है ब्लड वेसल का जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर। जो कोरोनरी सिस्टम है वो ब्लड को सर्कुलेट करता है कार्डियक मस्कुलेचर, हार्ट की मसल को ब्लड ले जाता है। कोरोनरी जो सिस्टम है, एक स्पेशल जो कोरोनरी सिस्टम है वो हमारी बॉडी से ब्लड जो है एक्सक्लूसिवली वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द हार्ट, कार्डियक मसल को मतलब वो ब्लड ले जाता है कोरोनरी सिस्टम। ये फिगर देख लो, ये पल्मोनरी वेन है, ये पल्मोनरी आर्टरीज है, ये डॉर्सल एरोटा, वेना केवा, बॉडी पार्ट, कैपिलरी वेन्स, ये सब दिखाया गया है, आर्टरी वगैरह, इसको देख लेना।
अब हम पढ़ते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी को पढ़ते हैं। नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली। कह रहा है जो हार्ट की नॉर्मल एक्टिविटी है उसको इंट्रिंसिकली रेगुलेट किया जाता है, मतलब ऑटो रेगुलेटेड होता है। हार्ट एक ऑटो रेगुलेटेड होता है बाई ए स्पेशलाइज्ड मसल नोडल टिश्यू, हेंस द हार्ट इज मायोजेनिक। हार्ट ऑटो रेगुलेटेड होता है, सेल्फ रेगुलेट करता है खुद को, क्योंकि इसमें एक स्पेशल मसल नोडल टिश्यू पाया जाता है। जो हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट होता है, वो मायोजेनिक होता है। ए स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कह रहा है कि एक स्पेशल न्यूरल सेंटर प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, जो मॉडरेट करता है कार्डियक फंक्शन को थ्रू एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एक स्पेशल न्यूरल सेंटर पाया जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, जो ऑटोनॉमिक सिस्टम के थ्रू हमारे कार्डियक फंक्शन को रेगुलेट करता है या मॉडरेट करता है। न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिस्टमिक नर्व पार्ट ऑफ एएनएस कैन इंक्रीज द हार्ट रेट ऑफ हार्ट बीट। कह रहा है जो न्यूरल सिग्नल है जो सिंपैथेटिक नर्वस से, जो एएनएस का ही पार्ट है, एएनएस के दो पार्ट हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो जो न्यूरल सिग्नल हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से पास करते हैं, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो है वो इंक्रीज करता है हमारे हार्ट रेट को, हार्ट बीट को, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को और कार्डियक आउटपुट को। ठीक है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे हार्ट रेट को, हार्ट बीट को, कार्डियक आउटपुट को, सबको बढ़ाता है। ठीक, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो डिक्रीज करता है हार्ट रेट को, हार्ट बीट को और स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड कार्डियक आउटपुट को भी डिक्रीज करता है। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन आल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। ठीक है मतलब एएनएस का दो पार्ट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इंक्रीज करता है, ठीक है, सब कुछ बढ़ाता है, हार्ट रेट को भी बढ़ा देता है और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ा देता है, जिससे कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो हार्ट बीट को डिक्रीज करता है, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को भी डिक्रीज करता है, जिससे कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाती है। और जो एड्रिनल मेडुला से कुछ हार्मोन निकलते हैं, जैसे एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये सब जो होती हैं ये हार्ट की कार्डियक आउटपुट को बढ़ाती हैं। तो यही लिखा गया है। अब हम डिसऑर्डर को पढ़ते हैं। डिसऑर्डर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें पहला दिया गया है हाई ब्लड प्रेशर, जिससे हाई बीपी बोलते हैं, या हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज द टर्म ऑफ द ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल। कह रहा है कि हाइपरटेंशन टर्म हम उसके लिए यूज करते हैं जहाँ ब्लड प्रेशर नॉर्मल से हायर हो। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए। इट मेजर 120 मिलीमीटर ऑफ HG। ये सिस्टोलिक या पंपिंग प्रेशर होता है। जो 120 होता है ये सिस्टोलिक या पंपिंग प्रेशर होता है वेंट्रिकल का। नीचे जो होता है ये डायस्टोलिक या रेस्टिंग प्रेशर होता है वेंट्रिकल का। ठीक, सिस्टोल बाई डायस्टोल का रेशियो होता है। तो जो सिस्टोल होता है वो 120 और जो डायस्टोल होता है 80। ये नॉर्मल कंडीशन है। इट रिपीटेड चेक ऑन दी ब्लड प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल का अगर हम बार बार ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और उसका ब्लड प्रेशर बार बार 140/90 आ जाए, जैसे हम एक बार चेक किए आ गया तो हाई ब्लड प्रेशर नहीं हुआ, लेकिन अगर रिपीटेड ब्लड प्रेशर को हम चेक करते हैं, जैसे आज किया, कल किया, परसों किया, लगातार एक भी किया, कुछ दिन लगातार, 3-4 दिन लगातार किया, अगर रिपीटेड चेक से अगर हमको 140/90 या फिर इससे ज़्यादा मिलता है तो हम कहेंगे कि उस पर्सन को हाई बीपी है या हाइपरटेंशन है। ठीक है, दी हाई ब्लड प्रेशर लीड टू हार्ट डिजीज आल्सो अफेक्ट दी वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड किडनी। कह रहा अगर किसी पर्सन को हाई ब्लड प्रेशर है तो उससे हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट डिजीज होता है और ये जो है वाइटल ऑर्गन को भी अफेक्ट करता है, जैसे ब्रेन और किडनी को। हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट डिजीज तो होगा ही और वो हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन को भी अफेक्ट करता है, जैसे ब्रेन एंड किडनी। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कैड हम पढ़ते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन रिफर्ड टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस। कोरोनरी आर्टरी डिजीज को हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। अफेक्टेड द वेसल दैट सप्लाई द ब्लड टू द हार्ट मसल। इसमें जो होता है जो ब्लड हार्ट मसल जो
ब्लड वेसल जो ब्लड हार्ट मसल को ले जाती है उसी में ही प्रॉब्लम हो जाता है। क्या होगा, द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू, जो ब्लड वेसल हार्ट को ब्लड ले जाती है उसमें कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन हो जाता है, जिससे जो ल्यूमेन होता है आर्टरी का वो एकदम नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है। ठीक है, तो जब पतला हो जाएगा तो सफिशिएंट ब्लड जा ही नहीं पाएगा ठीक से हार्ट के मसल को, तो वही है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इसमें क्या होगा, जो ब्लड वेसल हार्ट को जो ब्लड ले जाती हैं उसमें डिपोजिशन हो जाता है कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू का, जिससे जो ल्यूमन होता है आर्टरीज़ का वो नैरो हो जाता है। अब क्या, एंजाइना, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना को हम एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। ये सिम्टम्स ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन रीचिंग द हार्ट मसल। कह रहा है ये कंडीशन तो इसके बाद भी हो सकता है ना, अगर तुम्हारे कैड है, तुम्हारे ब्लड वेसल को कैड है, तो क्या होगा, जब ठीक से ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारी हार्ट मसल को, तो क्या होगा, एक्यूट चेस्ट पेन होगा। तो जो तुम्हारे चेस्ट में है वो अचानक से बहुत ज़्यादा पेन होने लगेगा। और ये क्यों होगा, क्योंकि हमारे हार्ट मसल को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा क्योंकि इनफ ब्लड ही नहीं जा पा रहा है। जब इनफ ब्लड जाएगा तभी तो उसी ब्लड के थ्रू ही तो ऑक्सीजन जाता है। तो जब इनफ ब्लड नहीं जा पाएगा तो ऑक्सीजन भी नहीं जा पाएगा, जिससे पेन होने लगेगा हार्ट में, हमारी चेस्ट में। एंजाइना कैन अकर इन मैन वुमेन एट एनी एज। कह रहा है एंजाइना मैन वुमेन किसी में भी हो सकती है और किसी भी एज में हो सकती है, बट इट मोर कॉमन इन मिडिल एज एंड एल्डरली एज। कह रहा है लेकिन मिडिल एज और एल्डरली एज में ज़्यादा कॉमन होता है। इट अकर ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। ये कंडीशन ब्लड फ्लो को अफेक्ट करता है। अब हार्ट फेल्योर के बारे में हम पढ़ेंगे। हार्ट फेल्योर क्या है? हार्ट फेल्योर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। हार्ट फेल्योर में जो होता है, हार्ट अपने काम में ही फेल हो जाता है। हार्ट का काम है कि ब्लड को पंप करके बॉडी में पहुंचाना, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, हार्ट फेल्योर में क्या होगा कि ब्लड जो है जितना बॉडी की ज़रूरत होती है उतना ब्लड पंप करके बॉडी को नहीं भेज पाता है। हार्ट फेल्योर में ये होता है कि जितना बॉडी के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है, नीड होती है बॉडी की, उतना ब्लड हार्ट पंप करके बॉडी को नहीं दे पाता है। हार्ट फेल्योर में ये होता है। इट इज़ सम टाइम कॉल्ड congestive heart failure become congestion of lung in one of the main symptoms of this diseases। कह रहा है it is sometime called congestive heart failure। इस कभी कभी हम इसको congestive heart failure भी बोलते हैं। the congestion of lung it is the main symptom of disease। कभी कभी हम इसको congestive heart failure भी बोलते हैं और इसमें लंग का कंजेशन जो होता है ये मेन सिम्टम्स होता है डिजीज का, ठीक है। लंग का कंजेशन जो मेन सिम्टम होता है डिजीज का, जिसको हम कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर भी बोलते हैं। हार्ट फेल्योर इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट। कह रहा है हार्ट फेल्योर और कार्डियक अरेस्ट सेम नहीं है। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग। कार्डियक अरेस्ट मतलब डेथ है, जैसे हार्ट बीट करना ही बंद कर दे, अचानक से हार्ट की बीटिंग बंद हो जाए, उसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। तो लेकिन अगर कार्डियक अरेस्ट हो गया तो जैसे हार्ट बीट करना बंद किया तुरंत, तो जो ह्यूमन है उसका तो डेथ ही हो जाएगा ना। तो वही है कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेल्योर अलग होता है। हार्ट फेल्योर में हार्ट फेल हो जाता है अपने काम में कि बॉडी की नीड के हिसाब से उतना ब्लड पहुंचा नहीं पाता बॉडी को, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट में क्या है, हार्ट बीट करना ही बंद कर देता है। और हार्ट अटैक में क्या होता है, व्हेन हार्ट मसल इज सडनली डैमेज व्हेन एंड इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। और हार्ट अटैक में क्या होता है, जो कार्डियक मसल होती हैं, जो हार्ट की मसल होती हैं वो सडनली डैमेज हो जाती हैं। जो हार्ट की मसल होती हैं वो सडनली डैमेज हो जाती हैं ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। हार्ट को जितना ब्लड की ज़रूरत है, अगर उतना ब्लड नहीं मिल पाता है हार्ट को, तो हार्ट की मसल जो है वो सडनली अचानक से डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। तो लेकिन हार्ट अटैक जो है वो जैसे आप सुनते होंगे ना, किसी को कहते हैं फर्स्ट स्ट्रोक आया था, एक हार्ट अटैक, दो हार्ट अटैक में जैसे एक हार्ट अटैक आया, हार्ट का थोड़ा पार्ट डैमेज हो गया, ठीक। उससे क्या होता है, हार्ट और प्रोलिफरेट करके अपना साइज और बढ़ा लेता है ताकि और ज़्यादा मतलब ताकत लगा के और ब्लड को पंप करे, जिससे हार्ट का भी साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। और फिर मतलब कुछ दिन इंसान जी सकता है, लेकिन अगर फिर सेकंड थर्ड स्ट्रोक आ जाता है तो उससे डेथ ही हो जाती है। तो कुल मिला के सब हार्ट फेल्योर में अलग है, जो बॉडी का जितनी ज़रूरत होती है ब्लड का उतना वो पंप नहीं कर पाता, ये है।
कार्डियक अरेस्ट में हार्ट बीट करना ही बंद कर देता है। और हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट की मसल अचानक से डैमेज हो जाती हैं जब उसको ज़रूरत के जितना ब्लड नहीं मिलता है। ठीक है, तो आज ये वाला चैप्टर ख़त्म हो गया। आप लोग भी अच्छे से पढ़ो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था और काफ़ी अच्छा भी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बाय बाय।